नमस्ते इन्वेस्टर्स। मैं आशीष मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ इन्वेस्टर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया। सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है, वो स्टेप्स के अपडेट, डिटेल्ड डिस्कशंस मैं आपको मेरे YouTube चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मेरे इन्वेस्टर्स को सभी फाइनेंशियल अपडेट्स लगातार देता रहूँ। इसी के रिलेटेड आज जो निर्मला सीतारमन जी, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है, उन्होंने कुछ स्टेप्स, उन्होंने कुछ प्रोविज़न्स इशू किए हैं, उनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। सो आज टोटल 15 चेंजेस, 15 स्टेप्स लिए गए हैं। एक एक करके हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो लिया गया है, उसके अंदर 3 लाख करोड़ रुपीस यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट एमएसएमईज को दे रही है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई। इनको प्रोवाइड करने में आ रहे हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी ये होगी कि जिनका 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, यानी कि सालाना 100 करोड़ की सेल होनी चाहिए। उसी के साथ उनका 25 करोड़ तक का ही लोन आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये जो लोन प्रोवाइड करने में आएगी, ये 4 इयर्स के टेन्योर के साथ आएगी, यानी कि 4 साल तक ये लोन चलेगी। पहले 1 साल यानी कि पहले 12 महीने का जो आपका ईएमआई है, उसमें से आप प्रिंसिपल जो है उसको मॉनिटोरियम में डाल सकते हो, यानी कि पहले 12 महीने तक आपको प्रिंसिपल नहीं पे करना है। इस 12 महीने का जो प्रिंसिपल आप नहीं पे करोगे, मॉनिटोरियम में डालोगे, उसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद लेगी, प्रिंसिपल की भी प्लस इंटरेस्ट की भी। ये जो लोन है वो एमएसएमई 31 अक्टूबर 2020 तक ले सकती है। ये लोन सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एमएसएमईज के लिए है, जो कि फाइनेंशियल रूप से सही है। सेकेंड स्टेप उन एमएसएमईज के लिए है जो कि स्ट्रेस्ड है, जिनके ऊपर डेट का भारी बर्डन है। उनके लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपीस का सबऑर्डिनेट डेट दिया है, जिसकी वजह से भारत में 2 लाख ऐसी एमएसएमईज कंपनीज है जिनको बेनिफिट होगा। इसके अंदर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज को गवर्नमेंट 4,000 करोड़ रुपीस क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट यानी कि CGTMSE को प्रोवाइड करेगी। और ये क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो है वो 4,000 करोड़ रुपीस जो है वो बैंक्स को प्रोवाइड करेगा, और वो बैंक्स ऐसी कंपनीज को फाइनेंस करेंगे, ऐसी एमएसएमईज को फाइनेंस करेंगे जो कि स्ट्रेस्ड में है, जिनके ऊपर डेट का बर्डन है। थर्ड स्टेप इज FOF यानी कि फंड ऑफ फंड। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि 50,000 करोड़ की इक्विटी वो लोग इन्फ्यूज करेंगे एमएसएमईज के लिए, ऐसी एमएसएमईज के लिए जो कि पोटेंशियल हो और वायबल हो, यानी कि ऐसे एमएसएमईज जो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छी है। ये 50,000 करोड़ रुपीस 10,000 करोड़ के कॉर्पस में बढ़ जाएगा। ये एक तरह का मदर एंड डॉटर फंड होगा। मदर इज 50,000 करोड़ और डॉटर के रूप में 10,000 करोड़ के रूप में 5 अलग अलग कॉर्पस होंगे, और ये फंड उन एमएसएमईज को देने में आएगा जो अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करना चाहती है, अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहती है, या जो मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, इक्विटी मार्केट में लिस्ट होना चाहती है। क्योंकि पहले वो कैपिटल की वजह से ये सब नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए ये फंड ऑफ फंड को लेके आए हैं। फोर्थ स्टेप में इन्होंने एमएसएमई को समझाया है, इसकी डेफिनेशन क्लियर की है। जी हाँ, मेरे पास भी काफ़ी इन्वेस्टर्स के कॉल आ रहे थे कि सर एमएसएमई का डेफिनेशन क्या है।
क्या हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्या हम एलिजिबल है। तो यहाँ पे अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेम कर दिया गया है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो के अंदर पहले जहाँ पे 25 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट की हुई कंपनी को माइक्रो के अंदर कंसिडर करते थे, और 10 लाख रुपीस की हुई कंपनी, सर्विस रिलेटेड कंपनी को माइक्रो के अंदर इंक्लूड करते थे। अब वही बढ़ के 1 करोड़ रुपीस फॉर बोथ हो गया है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंपनी बोथ, जिनका भी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चाहे वो सर्विस सेगमेंट की कंपनी हो, दोनों माइक्रो के अंदर कंसिडर होगी। या फिर जिनकी सेल अप टू 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ तक का जिनका सालाना टर्नओवर है, वो कंपनियां माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर आएगी। वैसे ही स्मॉल एंटरप्राइज में जहां पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपीस तक का था और सर्विस कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपीस तक का था, वो अब बढ़ के 10 करोड़ रुपीस का हो गया है। यानी कि जो कंपनीज का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपीस तक का है वो आएगी स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर। या फिर जिन कंपनियों का टर्नओवर यानी कि सेल, सालाना बिक्री 50 करोड़ तक की है, वो कंपनी आएगी स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर। वैसे ही थर्ड है मीडियम एंटरप्राइज। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहले 10 करोड़ तक का निवेश करती थी, 10 करोड़ तक का निवेश करती थी, वो आती थी मीडियम एंटरप्राइज के अंदर, और जो सर्विस कंपनी 5 करोड़ तक का इन्वेस्ट करती थी वो आती थी मीडियम एंटरप्राइज के अंदर। अब वही बढ़ के 20 करोड़ रुपीज़, यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर सर्विस कंपनी 20 करोड़ रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आएगी। या फिर कोई कंपनी का सेल्स 100 करोड़ तक का है तो वो कंपनी आएगी मीडियम एंटरप्राइज के अंदर। तो ये हो गया डेफिनेशन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के अंदर कि कौन सी कंपनी माइक्रो एंटरप्राइज है, कौन सी मीडियम है और कौन सी स्मॉल है। अब जो 5th स्टेप है उसके अंदर भारत को जो लोकल से वोकल बनाना है, यानी कि जो लोकल ब्रांड को प्रमोट करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए अब से आने वाले गवर्नमेंट के कोई भी टेंडर में जो 200 करोड़ के अंदर का है, वैसे कोई भी टेंडर में ग्लोबल टेंडर नहीं भरा जाएगा, यानी कि ग्लोबल कंपनीज उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो पहले जहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कॉस्टिंग की वजह से वो टेंडर नहीं मिल पाते थे, अब लोकल कंपनीज को वो टेंडर मिलेंगे और उनकी ग्रोथ होगी। 6th इज ई मार्केट लिंकेज। ई मार्केट लिंकेज यानी कि अब जैसे सब बिजनेस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वैसे ही पहले जो ट्रेड फेयर्स होते थे बाहर, वैसे अब कंपनियों के ट्रेड फेयर नहीं होंगे। तो ई मार्केट लिंकेज यानी कि ऑनलाइन रूप के द्वारा कैसे एमएसएमई अपना बिजनेस अदर कंट्रीज के अंदर एक्सपांड कर सकती है, उसका रास्ता गवर्नमेंट लेके आई है। उसी के साथ अगर कोई भी एमएसएमई का पेमेंट बाकी है, कोई रिसीवेबल बाकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट के पास, तो वो सभी का सभी पेमेंट, सभी का सभी रिसीवेबल नेक्स्ट 45 डेज में गवर्नमेंट उनको कर देगी। इसी के साथ अब 7th और 8th स्टेप लिया गया है ईपीएफ पे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। कोई भी कर्मचारी अगर कहीं पे काम कर रहा है तो उसको वहाँ पे एक ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड करके सरकार के पास जमा होता है, जिसके अंदर कुछ हिस्सा काम कर्मचारी भरता है और कुछ हिस्सा जो काम दे रहा है यानी कि एम्प्लॉयर जो है वो भरता है। तो पहला जो ईपीएफ का स्कीम है उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि कोई भी कंपनी में जहाँ पे 100 व्यक्ति यानी कि 100% जो कर्मचारी है उसमें से 90% कर्मचारी की अगर तनख्वाह, अगर वेतन, अगर सैलरी 15,000 से कम है तो वो इस क्राइटेरिया में सेट होता है। इस क्राइटेरिया के अंदर जैसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि टोटल
पीएफ फंड, टोटल ईपीएफ में से 12% जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि कर्मचारी का जो कंट्रीब्यूशन है वो, और 12% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो काम देने वाला है वो, मिला के 24% का कंट्रीब्यूशन जो सरकार दे रही थी पिछले 3 महीने तक ड्यू टू कोविड-19, उससे अब एक्सटेंड करके अगले 3 महीने तक और कर दिया गया है। जून जुलाई अगस्त तक भी 24% आपका जो ईपीएफ है वो सरकार आपको देगी, जिसके अंदर विड्रॉल फैसिलिटी एप्लीकेबल है, यानी कि एम्प्लॉय अगर चाहे तो उस पैसे को विड्रॉल कर सकता है ताकि उसके हाथ में लिक्विडिटी आए और वो उसका इस्तेमाल कर सके। ये था एक ईपीएफ का स्कीम। अब जिन फैक्ट्रीज जो पहले क्राइटेरिया में सेट नहीं होती है उनके लिए ईपीएफ का स्कीम कुछ इस प्रकार है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन 12% था उसे घटा के अब 10% कर दिया गया है, यानी कि 10% तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो ही सिर्फ एम्प्लॉय की तरफ से होगा। हाँ, अगर कोई पीएसयू में काम कर रहा है तो वहां पे एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% ही रहेगा, वहां पे नहीं घटेगा। तो ये है सेकंड, और ये भी चलेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स कर, जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% से घटा के 10% कर दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप लिया गया है एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन तीनों को सरकार ने 30,000 करोड़ यानी कि 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, और ये लिक्विडिटी प्रोवाइड होगी डेट पेपर्स को इशू करके, इक्विटी के माध्यम से नहीं। डेट पेपर्स इशू होंगे जिसकी 100% गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी। तो ऐसे 30,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट इनको फाइनेंस कर रही है ताकि एनबीएफसी की जो हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है वो काफ़ी हद तक अब वापस सुधर जाए। वैसे ही ये था 100% गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से। एक सेकेंड स्कीम और एनबीएफसी के अंदर है जिसके अंदर 45,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट इन्फ्यूज कर रही है लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर AA रेटेड से लेके उससे कम या फिर अनरेटेड पेपर्स भी इशू होंगे, डेट पेपर्स इशू होंगे, और इन डेट पेपर्स में 20% तक का लॉस की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद लेगी। फर्स्ट 20% का जो लॉस होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बेयर करेगी। तो इससे भी जितनी भी बाकी एनबीएफसीज है जो स्टैंडर्ड एनबीएफसीज नहीं है, जिनके पेपर्स डबल रेटेड है, वो भी अपना पेपर्स के द्वारा डेट इशू करके अपना जो काम है उसे आगे बढ़ा सकती है। नेक्स्ट 11th स्टेप जो लिया गया है वो है डिस्कॉम्स, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ऐसी कंपनियां जो पावर जनरेट करती है, जो बिजली बनाती है, उनके लिए गवर्नमेंट 90,000 करोड़ रुपीस का लिक्विडिटी लेके आई है। ये लिक्विडिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की हालत काफ़ी ख़राब है, उनकी स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट के पास अलग अलग रिसीवेबल्स पेंडिंग है, उनका पेमेंट पेंडिंग है। तो अगर पेमेंट आएगा नहीं तो वो पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने पीएफसी और आरईसी यानी कि पावर फाइनेंस कंपनी और की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी के द्वारा 90,000 करोड़ रुपीस सभी डिस्कॉम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में आएंगे, और ये डिस्कॉम्स इसका बेनिफिट डायरेक्ट कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेगी। 12th जो बेनिफिट है, जो स्टेप लिया गया है, वो दिया है कॉन्ट्रैक्टर्स को। जी हाँ, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, चाहे रेलवे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हाईवे हो, उन सभी में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने वाले थे, एग्जीक्यूशन का टाइम ख़त्म होने वाला था, उन सभी का टाइम बढ़ा के अब नेक्स्ट 6 मंथ तक उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड गुड्स एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही इंक्लूड होंगे। प्लस ये एप्लीकेबल होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे भी। इसके बाद का जो स्टेप है वो लिया गया है रियल एस्टेट पे। जी हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर पे भी कोविड-19 को फोर्स मेजर क्लॉज के द्वारा
एक्ट ऑफ गॉड के अंदर कंसिडर करके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो एग्जीक्यूशन हो रहे थे और जिनकी फिनिश डेट 25 मार्च से पहले थी या 25 मार्च थी, उन सब का एक्सटेंशन अगले अप टू नेक्स्ट 6 मंथ तक हो चुका है। यहाँ पे इंडिविजुअल एप्लीकेशंस कोई भी डेवलपर्स को देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक अगले 6 मंथ तक एक्सटेंड हो चुका है। इसी के साथ अब नेक्स्ट 14th स्टेप जो इन्होंने लिया है वो लिया है टीडीएस और टीसीएस डिडक्शंस पे, यानी कि टैक्स रिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जो कि प्रोफेशनल्स को एप्लीकेबल है, जो कि बिजनेस पर्सन्स को एप्लीकेबल है, जो कि सैलरीड पर्सन को एप्लीकेबल है। सभी के लिए कल से यानी कि 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक उनके टीडीएस के अमाउंट पे 25% का डिडक्शन करने में आया है। यानी कि पहले जो 100 रुपये का डिडक्शन, 100 रुपये का टीडीएस जो हम पे कर रहे थे, अब उससे घटा के 75 रुपीज़ कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। इसकी वजह से गवर्नमेंट का मानना है कि मार्केट में 50,000 करोड़ रुपीज़ की लिक्विडिटी और डेवलप होगी, लोगों के हाथ में और पैसा आएगा। 15th एंड द लास्ट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, टेकन बाय फाइनेंस मिनिस्टर टुडे, वो ये है डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। सबसे पहली चीज इसके अंदर कि जितने भी रिफंड बाकी है, यानी कि जिनको भी रिफंड, टैक्स का रिफंड देना बाकी है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, चाहे नॉन कॉरपोरेटिव बिजनेस है, प्रोफेशनल्स है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है या कोऑपरेटिव्स है, उन सभी के रिफंड्स इमीडिएटली इशू करने में आ जाएंगे और जल्द से जल्द उनको उनके टैक्स का जो रिफंड है वो दे दिया जाएगा। इसी के साथ जो ड्यू डेट है डायरेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न की FY 1920 की, वो 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ा के 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की जो डेट है वो 30 सितंबर 2020 से बढ़ा के 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। और डेट ऑफ असेसमेंट जो कि एक्सपायर हो रहे थे 30 सितंबर 2020 को, उसे बढ़ा के 30 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। और जो डेट ऑफ असेसमेंट बैर्ड यानी कि एक्सपायर हो रहे हैं 31 मार्च 2021 को, उससे बढ़ा के 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। एंड एट लास्ट, विवाद से विश्वास की स्कीम जो गवर्नमेंट ने बजट से चालू की थी, जिसके द्वारा अगर कोई भी टैक्स पेयर अपना पेमेंट करना चाहता है तो वो अब उसकी जो डेट है उसे भी इंक्रीज करके 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। यानी कि कोई भी टैक्स पेमेंट जो अपना टैक्स पेयर जो अपना टैक्स पेमेंट करना चाहता है तो वो 31 दिसंबर तक अपना पेमेंट कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का एक्स्ट्रा अमाउंट या एडिशनल पेमेंट लेने में नहीं आएगा। तो ये थे जो 15 स्टेप्स आज निर्मला सीतारमन जी ने लिए हैं, उसके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं पूरी ट्राई करूँगा कि आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो जाए। इसी के साथ इस वीडियो को आपने अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स को ये तकलीफ़ है, उन्हें ढंग से क्लियर नहीं है कि आज के फाइनेंशियल जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं या क्या चेंजेस किए हैं। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।